हेलो गाइस। तो चलो लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके कॉज और सिग्निफिकेंस के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल जानी थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने का आपने ढूंढा हो तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कैसे हम टैकल कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। तो अमेरिकन वॉर इन 19th सेंचुरी को हम पहले पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वे दोनों स्टार्ट हो चुके थे 18th सेंचुरी के अंदर। लेकिन हम इसको पहले क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पहले पढ़ रहे हैं ताकि अमेरिका का टॉपिक ही हम कंप्लीट कर लें, और फिर बाद में हम दूसरे रेवोल्यूशंस के ऊपर आएंगे, फ्रेंच के ऊपर या इंडस्ट्रियल जो भी आगे हमारे सिलेबस के अंदर है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अमेरिकन सिविल वॉर को पढ़ेंगे। ये कब हुई थी? 1861 से 1865, इसलिए इसको कौन सा बोला, कौन सा सेंचुरी हो गई है? 19th सेंचुरी। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई सिविल वॉर वगैरह कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, तो जो कंट्री होता है उसकी पावर घटती है। लेकिन अमेरिका के साथ उल्टा हुआ था। अमेरिका के साथ क्या हुआ था कि जब वो सिविल वॉर कंप्लीट हुई 1865 के बाद, तो वो और ज्यादा स्ट्रोंग बन के उभरा। और एक तरह से जैसे ऑपरेशन होता है, इसीलिए इसको ऑपरेशन ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि रियल टाइम के अंदर किसी बंदे का ऑपरेशन होता है, उसके बाद वो अच्छी तरीके से पावरफुल होके इमर्ज होके आता है, बीमारी से दूर होके। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर जो बीमारी थी, वो हम आगे देखेंगे क्या बीमारी थी वो, उससे छुटकारा मिला उसको आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में। तो एज यूजुअल कि दो ही टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट, कि कॉज और सिग्निफिकेंस। तो है ना, पहले एक डायग्रामेटिकली समझाता हूं मैं, और फिर उसको हम पॉइंट्स में समझेंगे कि मेरा कॉजेस को पॉइंट्स में क्या है। तो देखो क्या होता है बेसिकली, जब अमेरिकन रेवोल्यूशन होती है तो हमारे पास, आपको पता है कि 13 स्टेट्स वो मिलकर, कॉलोनी जो होती है वो आपस में मिलकर ब्रिटिशर्स को हरा देती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे उनको लगता है कि एक हम नेशन बन के उभर चुके हैं, हमारे पास पूरी पावर है, ये है वो है, तो उन्होंने एक्सपेंशन करना स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी दूसरे आसपास की जो एरिया है वो भी उसके साथ एक्सपेंस होना स्टार्ट होते हैं। आखिरी में फिर 34 मान लो उसके अंदर कॉलोनीज अब बन चुकी है हमारे अमेरिका के अंदर, जैसे जो कि इस तरीके से डिवाइडेड होती है उस टाइम पे। 1861 के आसपास की बात है ये। तो ये 34 जब आपको देखने को मिली, फिर क्या हुआ कि इसके अंदर है ना, दो हिस्सों में अमेरिका बटा होता है। ये जो लाइन है रेड कलर की, ये आपको दिख रहा होगा। ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। ऊपर वाला पोर्शन इसका नॉर्थ है, नीचे वाला पोर्शन इसका साउथ है अमेरिका का। तो जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी थिंकिंग में और जो साउथ अमेरिका की थिंकिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो वर्किंग पावर है वो इंडस्ट्रियल के थ्रू है, जो इकोनॉमी है वो जनरली इंडस्ट्रियलाइज बेस्ड है। लेकिन साउथ अमेरिका में इसका उल्टा है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर के साथ साथ वहां पर जो काम करने वाले हैं वो स्लेव्स है, तो स्लेवरी प्रैक्टिसेस के अंदर है। तो ये तो था हमारा इकोनॉमिकल डिफरेंस कि नॉर्थ अमेरिका के और साउथ अमेरिका के बीच में। जब अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। और जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल डिफरेंस है वो है सेंट्रल पावर का, कि नॉर्थ अमेरिका के लोग चाहते हैं कि जो पावर हो वो सेंटर के लेवल पर हो। लेकिन साउथ अमेरिका में उसका उल्टा है, वो चाहते हैं कि स्टेट के पास ज्यादा पावर हो। तो पॉलिटिकल डिफरेंस और इकोनॉमिकल डिफरेंस इस तरीके से बीच में नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में देखने को मिलता है आफ्टर रेवोल्यूशन, जब वो अलग से एक इमरजेंस नेशन के बनने की कोशिश करता है आफ्टर। आपको पता है अमेरिकन रेवोल्यूशन कब खत्म हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब उनकी वजह से जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ने लगते हैं। उनके बीच में जब डिफरेंसेस बढ़ने लगते हैं तो क्या करते हैं, 1820s के आसपास एक कॉम्प्रोमाइजेशन करने की कोशिश करी जाती है। और एक ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसके बीच में एक ड्रॉ करी जाती है। ये इमेजिनरी लाइन क्या कहते हैं कि इससे ऊपर वाला जो होगा वहां पे स्लेवरी अबॉलिश रहेगी, इससे जो नीचे वाला पोर्शन होगा इमेजिनरी लाइन के, वहां पर स्लेवरी अलाउड रहेगी। तो बेसिकली ये कॉम्प्रोमाइज रखा जाता है। लेकिन अब सीधी सी बात है, अब कोई बंदा है यहाँ से मूव करके, मान लो टेक्सास से मूव करके वो कैंस के अंदर जाता है, तो वो जहाँ पे स्लेवरी अलाउड है और जहाँ पे स्लेवरी अलाउड नहीं है, वहां पे फिर उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये ज्यादा लंबे समय तक ये कॉम्प्रोमाइजेशन चल नहीं पाता, तो 1850 के आसपास वो कॉम्प्रोमाइजेशन फेल हो जाती है। और फिर अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थ अमेरिकन होते हैं वो चाहते हैं कि कंप्लीटली हमारे पास, पता है, सेंटर के पास पावर हो, इसके अलावा जो स्लेवरी है वो एक अबॉलिश होनी चाहिए। हमारे इतने अच्छे कंट्री के अंदर कभी भी अबॉलिश, एक ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए, अबॉलिशमेंट करनी चाहिए स्लेवरी के अंदर। तो वो स्लेविश जो अबॉलिशन मूवमेंट होता है स्लेवरी का, वो बढ़ता जाता है, डिमांड उसकी बढ़ती जाती है। तो एक तो मेन रीजन हम ये हो गया, कॉम्प्रोमाइजेशन फेल कर दिया जा चुका है, अबॉलिशन हो चुका है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल लेवल पर और
इकोनॉमिकल लेवल पर भी, उनके आइडियोलॉजिकल भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है साफ साफ। अब उसके बाद क्या होता है, जब 1860 के इलेक्शन हो रहे होते हैं तो एक उभरकर सितारा आता है जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता है और ये कहता है कि जब भी मैं अगर प्रेसिडेंट बना तो पूरी स्लेवरी को मैं अबॉलिश कर दूंगा पूरे कंट्री के अंदर। तो ये एक मेन मुद्दा उठाता है। फिर वो मुद्दा उठाने की वजह से 1861 के अंदर जब वो इलेक्शन होते हैं और फिर वो जीत जाता है हमारा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जैसे ही वो जीतता है, फिर क्या होता है उन दोनों के बीच में अब क्या करते हैं, साउथर्न केस वो सीधा अबोलिश कर देता है कि अब सब स्लेवरी इन यूएसए के अंदर बिल्कुल बंद। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो साउथर्न उसकी वजह से क्या होता है कि जो साउथर्न अमेरिका होता है वो सीधी सी बात है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे और स्लेवरी के ऊपर। तो वो क्या कहते हैं कि मैं अब दूर रहूंगा, अब मैं यूएसए का पार्ट नहीं कहलाता। तो सम साउथ स्टेट क्या कहते हैं कि मैं अब लेफ्ट आउट करूंगा। इसको बोलते हैं सिडेशन ऑफ साउथ स्टेट, इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो लेकिन अब उसके बीच में क्या होता है, अमेरिकन लिंकन कहता है कि मैं यूनियन का होके मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा कि मैं तुमको अलग नहीं होने दूंगा। अब साउथ वाले चाहते हैं कि मैं अलग हो जाऊंगा। तब उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब वो क्या होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है फिर क्या करता है, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसीलिए 1861 से कौन सा 1865 तक ये मूवमेंट चलता है, ये सिविल वॉर चलता है। ये तो था बेसिक ओवरव्यू कि क्यों सिविल वॉर हो रहा है। अब इनको हम पॉइंट्स में मैंने लिखा है कि कोज में पहला हो गया इकोनॉमिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जैसे स्लेवरी इशू की वजह से। दूसरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं क्योंकि स्टेट की पावर कौन रखेगा, सेंटर की पावर कौन रखेगा, नॉर्थ और साउथर्न अमेरिका के बीच में। फिर स्लेवरी इशू की वजह से लोगों के पास लाइवलीहुड का वो चेंज होता जाता है साउथ अमेरिका की तरफ। फेलियर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को मिलता है 1854 के अंदर। कैंसस नेब्रास्का एक एक्ट होता है उसके अंदर उसको डिबोलिश कर दिया जाता है, उसके कॉम्प्रोमाइजेशन जो फेज लगाया जाए इमेजिनरी लाइन के थ्रू। अबोलिशन हो जाती है। आपको पता है कि अबोलिशन मूवमेंट को ग्रोथ देखने को मिलती है जिसमें कौन से इंपॉर्टेंट नाम है, एफ डगलस, जे ब्राउन और हैरियट स्ट्रू। ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो अबोलिशन मूवमेंट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं और फिर और ज्यादा राइज होता जाता है। इस तरीके से अबोलिशन बढ़ता जाता है अमेरिका के अंदर। उसके बाद 1860 के बाद क्या होता है कि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता है और वो अबोलिश करता है और फिर वो जीत जाता है। फिर एक्शन लेता है वो कौन सी, स्लेवरी के लिए, स्लेवरी के खिलाफ। फिर वो क्या करता है कि स्लेवरी को बैन कर देता है पूरे अंदर। उसकी वजह से क्या होता है कि जो साउदर्न स्टेट है वो सेडेशन फॉलो करते हैं, मतलब मैं अलग होना चाहता हूँ अमेरिका से। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक इमीडिएट इमीडिएट कॉज हो जाता है वॉर का, क्योंकि अब वो अलाउड करने, अब्राहम लिंकन करने ही नहीं दे रहा, उससे जो स्टेट अलग होना चाह रहे हैं, उन दोनों के बीच में अब सिविल वॉर बनती है ताकि यूनियन बच सके। अब्राहम लिंकन युद्ध छेड़ देता है, फिर 1865 के अंदर वो जीत जाता है और इन द एंड हमारा स्लेवरी फिर बंद होती है अमेरिका के अंदर। अब क्या है, क्वेश्चन ये है कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कोज, दूसरा अप्रोच ऑफ अब्राहम लिंकन टुवर्ड अमेरिकन वॉर एंड वाज सिविल वॉर वाज नेसेसरी। तो अब क्या करिएगा, चैट जीपीटी पर जाइएगा और एज इट इज ये क्वेश्चन लिखिएगा, कोज ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर पॉइंट वाइज। इस तरीके के लिखिएगा, ये ऑटोमेटिकली आपको देखो पॉइंट बता देगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर चाहो तो अप्रोच ऑफ अब्राहम लिंकन भी लिख सकते हो, अप्रोच ऑफ ए लिंकन ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर। देखो, ये देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ यूनियन, लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी, मिलिट्री एक्शन क्या लेता है, वॉर टैक्टिक्स, सब इतने अच्छे तरीके से जो चैट जीपीटी वर्क करता है, इसके पॉइंट्स अगर आप याद कर लोगे और फिर एज इट इज लिखोगे तो कितना अच्छा तरीके से आपका आंसर राइटिंग भी हेल्प करेगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री सीधी सी बात है वो मेंस का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से वाल सिविल वॉर, इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो अपनी पॉइंट्स को लिखने में। आप ओवरव्यू ऐसे लो, फिर से चैट जीपीटी से उस क्वेश्चन को लिखो, फिर आंसर निकलेगा। इसी तरीके से अब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो चुकी है 1865 के बाद। अब उसका सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट क्या रहता है, सीधी सी बात है स्लेवरी अबोलिशमेंट हो जाती है, नेशन की विक्ट्री होती है, यूनाइट यूनियन एक स्ट्रेंग पावर बनकर उभरता है। जो डिफरेंसेस थे इकोनॉमिकल और आइडियोलॉजिकल नॉर्थ और साउथ के बीच में वो खत्म हो जाते हैं और फिर एक अच्छे तरीके से हायर लेवल पर नॉर्थ और स्टेट और साउदर्न स्टेट के बीच में तालमेल अच्छा देखने को मिलता है आफ्टर दिस। उसके बाद क्या होता है, जब तालमेल अच्छा हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी से बढ़ता है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, अमेरिका एक इमरजेंस करता है मोर पावरफुल कंट्री। और फिर इसके बाद क्या होता है कि बैंकिंग नए नए सेक्टर्स अब्राहम लिंकन वगैरह
स्टार्ट करते हैं उसके बाद। तो ये सबसे सिग्निफिकेंस आफ्टर सिविल वॉर। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।